वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं और हम बात करने जा रहे हैं सरकारी इदारों से जो उनके सवालात करते हैं। शहरियों का ये आम हक है कि उनसे सवाल किए जाएं और ये राइट टू इंफॉर्मेशन कहलाता है कि किसी भी शहरी को ये हक हासिल है कि वो इदारों से मालूम करे कि उनके फंड्स कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं और ये शफाफियत और ये जवाबदेही का जो अमल है वो मुआशरे की बुनियाद है। तो इन सवालात को लेकर आज हम अपने मौजूद गेस्ट से मालूम करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अफशीन। जिस तरह का आपने बताया कि कोई भी शहरी किसी भी इदारे से पूछ सकता है कि भाई उनके अखराजात क्या हैं, उनका फंड्स कहाँ पर लग रहा है, और अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं आवाम से तो आप पूछ सकते हैं। मतलब आज के दौर में ये डर है कि आप किसी ट्रैफिक पुलिस एहलकार से भी बात करते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहे होते हैं, किसी पुलिस वाले से हिचकिचा रहे होते हैं, KMC के डिपार्टमेंट में जाकर हिचकिचा रहे होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं तो कभी बेज़ाब्तगी होती है तो आप डर जाते हैं कि जाना कहाँ पर है। आज ये आपकी इस्लाह के लिए कि आपके बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान के तहत क्या क्या राइट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हक़ है ना आपका वो ये है राइट कि आप पूछ सकते हैं किसी भी इदारे से। एक तरीक़ेकार है, एक प्रोटोकॉल है कि भाई आप मुझे ये इस सवाल का जवाब दें और वो जवाब देने का पाबंद है, चाहे वो 16वें ग्रेड पर बैठा हो, चाहे 17वें ग्रेड पर बैठा हो, चाहे 18वें ग्रेड पर बैठा हुआ हो। उसको ये पाबंद किया है हुकूमत पाकिस्तान ने कि वो आपको कुछ डेज़ हैं वो आपको बताएंगे आगे इतने दिनों में जवाब देना है। अब इस टॉपिक पर हम पहले एक अरसे दराज पहले बात की गई है। आज सीज़न 2 इसका इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आज सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी आती हैं जिसके अंदर कोई अगर सवाल उठा दे किसी इदारे के ऊपर तो वो उसके ऊपर कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, NCCI बीच में आ जाए। तो हमें लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए कि हम किस हद तक पूछ सकते हैं। दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, बड़े खूबसूरत पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। एक तो माशाल्लाह बड़े भाई हैं, हमारे सहाफ़त से ताल्लुक़ है और सहाफ़त का हर मौसम इन्होंने देखा हुआ है। जब काले बादल आते हैं तो ये इनकी मिसाल ये है, ये कहते ही हैं कि जब बादल देखो तो छाते का इंतज़ाम कर लो। तो छाते का इंतज़ाम आज राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़रिए किया जाएगा कि किस तरह से अपनी बचाव के लिए भी काम कर सकते हैं, बका के लिए भी काम कर सकते हैं। अजमत खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, खैरियत से आप? और दूसरी तरफ मेरा बड़ा प्यारा भाई है और कानून के जो तौर तरीक़े हैं, कानून की जो है जो वकालत है ना, वकालत को पढ़ा भी है और अपने अंदर जज्ब भी कर लिया है। उम्र कम है, तजर्बा ज़्यादा है, केसेस बड़े बड़े पकड़े हुए हैं और केसेस के अंदर जो प्रोग्रेस इनके रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा है और बड़ा एक अच्छा जो है वो इनके साथ हमारा सिलसिला चलता है। एडवोकेट माहिर कानून शंकर सिंह। शंकर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अजद भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। अफशीन के बाद बड़े सारे सवाल हैं। मुझे सुबह कह रही थी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन तो बड़ा अच्छा है। हम भी 2-4 इदारे ऐसे हैं क्योंकि परेशान थी अभी कुछ दिनों, गैस वगैरह की पाइपलाइन वगैरह डली तो मुझे इन्होंने पूछा कोई है जानने वाला तो बताओ ना। मैंने कहा जानने वाला छोड़ें, आप टॉपिक ही रख देते हैं कि आप डायरेक्ट जाके इदारे के अंदर पूछ सकती हैं क्या चल रहा है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन ये है क्या, बेसिकली लोगों को टीच करें। राइट टू इन्फॉर्मेशन देखिए, नाम से ही वाज़े हो रहा है कि जानना है, मतलब इसका काम ना। तो कोई भी शहरी है, अब आप कहीं भी घर से बाहर निकलें तो 10 चीज़ें आपके सामने खड़ी होती हैं और आप उनके बारे में मालूम करें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी रोड से आए तो आप हुकूमत सिंध से पूछें कि यार ये यूनिवर्सिटी रोड प्रोजेक्ट है क्या है, कब बनना है, कितने अरसे में बनना है, किस ठेकेदार को दिया गया है, जब ये बनेगा तो क्या आपने मौलियात की जो चीज़ें हैं इसमें वो भी रखी हैं, नहीं रखी हैं। मतलब सारी चीज़ें आप ईच एंड एवरीथिंग सारी पूछ सकते हैं। जो लोग सवाल करते हैं ना, बस अगर सवाल नहीं कर रहे होते, वो तंज कर रहे होते हैं या तनकीद कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ यार आपको अपनी इन्फॉर्मेशन तो पूरी है नहीं कि ये रोड बनना कितनी अरसा में था, तो आप तनकीद क्यों कर रहे हैं? तनकीद हमेशा आप तब करें जब आपको खुद सारी चीज़ का इल्म हो। तो वेरी गुड। आपने देखा होगा मैं सोशल मीडिया पे हमेशा जो करंट इश्यूज चल रहे होते हैं मैं नहीं उस पर बात करता, जिसका मुझे पता होता है उस पर फिर मैं पूरी तह तक बात करता हूँ और मुकम्मल करता हूँ। तो इसलिए आप घर से बाहर निकलें, जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है या आपके जहन में दिन को 100 चीज़ें आ रही होती हैं तो आप पूछें, लिखें उस इदारे को और उससे सवाल करें जी ये चीज़ कैसे है, कब से है, क्यों है। किस तरह से हम सवाल कर सकते हैं, सवाल करने का प्रोसीजर क्या है? जैसे अगर गैस पाइपलाइंस बिछाई गई हैं उसके फौरन बाद देखा गया कि गैस ही नहीं आ रही है, बजाय इसके कि जितनी थोड़ी बहुत आ रही थी हाँ तो जो एक शेड्यूल वाइज जा रही थी अब वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो हम जाके किससे पूछें कि ये सब क्या हुआ है और कैसे सही सबसे पहले तो सुई सदर्न गैस जो हमारे SSGC उसको लिखें और उससे अपने एरिया के बारे में पर्टेन पूछें कि यहाँ कौन कौन से अफसरान तैनात हैं, कितनी अरसा से तैनात हैं और यहाँ पे जो हमारी गैस का सिलसिला है, मतलब वो
किस किस टाइम पे आएगी, उसका शेड्यूल क्या है, और मेंटेनेंस का जो आपने सिलसिला किया हुआ है, ये किस ठेकेदार को आपने टेंडर दिया है, उसने कौन सा मटेरियल इसमें इस्तेमाल करना है, पाकिस्तान केबल इस्तेमाल करनी है, कोई दूसरी केबल इस्तेमाल इतनी करनी है। डेप्थ में जा सकते हैं जी मतलब। बिल्कुल जा सकते हैं। वो आप मुझे इसका जो है वो MOU दे दें या इसका एग्रीमेंट दे दें। जिस तरह से अब वो मजदूर काम कर रहे थे तो वो खुद काम करते हुए बता रहे हैं ये तो बहुत खस्ता हाल में नाकिस ये है, मटेरियल नाकिस इस्तेमाल हो रहा है। मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। तो वो खुद ये लाइन बिछाते हुए कह रहे हैं। तो अब हम लोगों को तो इस बात की फिर इनसिक्योरिटी होगी ना कि जो यहाँ पर फिर दोबारा से खुदाई हो जाएगी, फिर ये सब खराब होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस दिन हम खुद ठीक हो गए उस दिन ये पूरा निज़ाम ठीक हो जाएगा। तो हम खुद अपने घर के बाहर होने वाले काम को ठीक तरीके से नहीं देख रहे होते, जो आपका और मेरा काम होता है। हमारा काम क्या है, हम सबसे पहले उसके बारे में फ़ौरन लेटर लिखें, पूछें। जब हम ये अमल करेंगे ना, उसके नतीजे में होगा क्या कि इनको पता चल जाएगा यार चेक एंड बैलेंस पब्लिक भी रख रही है, पब्लिक भी रख रही है, ये छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद इनको बिल्कुल अगर कास्ट टू कास्ट भी चीज़ पड़ रही है और इनको प्रॉफिट नहीं भी बच रहा, ये बोलेंगे यार इस जगह से तो नहीं बच रहा, कोई इशू नहीं, यहाँ इज्जत बचा के निकल लो, पूरा काम करो। तो ये करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस कानून को इस्तेमाल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये कानून इस्तेमाल करें ताकि हम माशरे को किसी अच्छी राह पर गामजन कर सकें। ये इतना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, कुछ पेचीदगियाँ भी हैं इसके अंदर, मैं उधर भी आऊँगा, लेकिन ज़रा कानूनी पैतरे कुछ इसमें बीच में हैं, उनको भी वाज़ेह करते हैं। शंकर, ज़रा ये बताएं बेसिकली इस कानून के बारे में थोड़ा सा आवाम को बताएं। ओवर व्यू तो दे दिया है अजमत भाई ने, ये कानून बेसिकली है क्या, या अगर इसके बारे में कुछ नॉलेज है कि कब ये लागू किया गया और किन किन दौर के अंदर ये इस्तेमाल भी हुआ है, कुछ ऐसे केसेस भी होंगे आपके पास? थैंक यू बिलाल भाई, आपका जो सवाल है बहुत ही अच्छा है। इसमें देखें, रियासत और उसमें जो रहने वाले शहर हैं उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम आइन कहते हैं। तो ये जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है या राइट टू लिव विथ डिग्निटी है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स में दिए हुए हैं। जो आइन पाकिस्तान है वो आपको एक हक देता है कि आप एक आज़ाद शहरी हैं। आपका और रियासत के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि आपके जो भी रियासत के लॉज हैं आप उसको फॉलो करेंगे, आप ओबे करेंगे, और रियासत आपको सिक्योरिटी देगी, उसके इन चेंज में आप उसको टैक्स पे करेंगे, आप एक अच्छे शहरी के फ़राइज़ हैं वो पूरे आप मुकम्मल करेंगे। अब रियासत ने कहा है कि जी अगर मेरे इदारे हैं जो पब्लिक बॉडीज़ अगर प्रॉपर अगर काम नहीं कर रही हैं तो आवाम के पास ये हक है कि वो उसकी ट्रांसपेरेंसी रख सकता है। उनसे एक गुड गवर्नेंस का जो ताल्लुकात होते हैं तो वो उस पर चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है वो रख सकता है। इसलिए इस कानून को लाया गया था। जो आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है तो वो 1973 का, तो वो कहता है कि जी हर शहरी के पास ये हक हासिल है कि विद इन दी लिमिट्स वो जाकर किसी भी इदारे से जो पब्लिक बॉडीज़ हैं या कॉर्पोरेट पब्लिक बॉडीज़ हैं, फंक्शनरीज है, वो काम कर रही हैं, चाहे फेडरल में चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, तो वो उनसे जाके उस जो पब्लिक की बेनिफिट के लिए जो कुछ भी हो रहा है तो उनसे वो जाकर कुछ भी एक कंसाइज फॉर्म में एक मुख्तसर डेटा वो उनसे ले सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं कि जी कौन सी इन्फॉर्मेशन हम नहीं ले सकते। तो ये सबसे अहम सवाल ये कि जब भी नेशनल सिक्योरिटी पे बात आए या फॉरेन पॉलिसी पे बात आए या ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो जो पब्लिक उसको नहीं समझ सकती। देखें ना, आपके ऐसे भी कवानीन हैं, ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ऐसी भी रियासत के और दूसरे ममालिक के बीच में जो बातचीत होती है या एम्बेसडर के साथ या एम्बेसी के साथ होती है, तो ऑब्वियसली वो एक आम शहरी नहीं समझ सकता। वो जो गवर्नमेंट के इदारे जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ काम करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन एक नहीं मिल सकती। हाँ, फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ एक अवाम जो रैयत है उसके बेनिफिट के लिए तो हम वो सारी चीज़ें रियासत से ले सकते हैं। इसमें सर्टेन लिमिटेशन है। अब जो इन्होंने जो आइन बनाया ये एक 2002 में भी एक एक्ट आया था, उसके बाद दोबारा इन्होंने इसको 2017 में ये लेके आए। अभी तो 4 सूबे पाकिस्तान में हैं तो इनमें सब में भी एक प्रोविंशियल लेवल पे भी इन्होंने एक कमीशंस बनाए हुए हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन, बलूचिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन, सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन, KP के इंफॉर्मेशन कमीशन, तो ये उन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे भी लेके आए। और एक फेडरल का भी है। जैसे फेडरल के जो भी वफाकी इदारे हैं तो उनका भी हर सूबे के अंदर उनकी एक ब्रांच बनी हुई है या कमीशन एक बैठती है वहीं पे, वो हम फेडरल के इदारों से भी पूछ सकते हैं। जो फेडरल का जो इदारा है वो मिनिस्ट्री से रिलेवेंट टू द होम मिनिस्ट्री हम जिसको बोलें तो उनसे हम नहीं पूछ सकते। जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स हो या उनसे वो सवाल हम नहीं पूछ सकते। बाकी जो भी फंक्शनरीज है उनसे हम ये पूछ सकते हैं।
एक मेरे जहन में बात आ रही है, जैसे हम सिंध असेंबली से पूछें कि जी यहाँ पे जो भी MPs आते हैं आप उनकी आप हमें अटेंडेंस दे दें, तो इस तरह से हम नहीं पूछ सकते। लेकिन हम ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो MPs हैं वो TADA कौन कितना ले रहे हैं, आप हमें ये बता दें। मतलब TADA का मतलब बता दूं, आना जाना, ये अलाउंसेस, ट्रेवल अलाउंस, वो सारी ये चीजें TADA कहलाते हैं जी। हम ये पूछ सकते हैं। अगर हम ये भी पूछ सकते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पे अपॉइंट है, तो उनका जो मंथली जो वहाँ पे ऑडिट बनती है वो हमें रिपोर्ट आप दे दें, हम ये भी उनसे पूछ सकते हैं। तनख्वाह वनख्वाह पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा। पता होना चाहिए ना कि अब आपका, और एक तो आपको ये आइन हक दे रहा है, मैं इस रियासत में किस लिए महफूज हूँ, मैं इसलिए महफूज हूँ कि रियासत और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। आइन तो आप इसको कहते हैं ना, अगर मेरा और रियासत के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, रियासत अपनी जिम्मेवारी पूरी करेगी, मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी करूँगा। बहुत खूबसूरत। मैं लॉ को फॉलो करूँगा और वो मेरे उस पर आएगी। एक मिनट और भी मुझे दीजिए कि मैं उसको लेके आ रहा हूँ। तो जो कमीशन जो RTS ला ये लेके आए, ये लेके आए थे ट्रांसपेरेंसी के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, और ये जमहूरियत को ना खूबसूरत बनाते हैं, जमहूरी अमल को। अब को जो ये इनका जो प्रोसीजर है ना, वो थोड़ा सा डिले टैक्टिक्स पे चलता है, थोड़ा सा इनमें जो ये खुद है ना, एक जिसको बोले हम डिलेज का शिकार हो गए। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में आपने पूछा था कि हमारे पास एक बड़ा ही, मेरे पास अभी रिसेंटली केस आया है, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वर्सेस अजमत खान एंड फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये आपके साथ बैठे हैं। हमने एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी इन्होंने कि जी यहाँ पे पिछले जो भी जितने भी सालों में यहाँ पे आपके यहाँ ड्यूल नेशनलिटी के साथ जो आपके एम्प्लॉय काम करें, आप इनकी एक डेटा बता देंगे, आपके पास इतने कितने लोग हैं जिसके पास ड्यूल अच्छा, और नेशनलिटी। इनके नाम से ये चीज बन गई है? हाँ, इन्होंने केस फाइल किया था। केस इन्होंने किया वो होगा, केस उन्होंने फाइल किया है। तो है। उस पे स्टेट बैंक है सामने, और आप जो उसकी अपोजिट पार्टी अजमत खान है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है एक, और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है। तो मैं अजमत खान को इस केस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले वो केस हमारा हाई कोर्ट में चल रहा था, बाय द चेंज ऑफ जुरिसडिक्शन वो अभी लोअर कोर्ट में चल रहा है। ठीक है अजमत भाई, ज़रा इस केस पर भी आते हैं। मैं ज़रा इस केस को अभी थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करूँगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों को पता चले कि एग्जाम्पल सेट कैसे करनी है। एक सवाल ये है कि प्रोसीजर क्या है, कि मतलब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं आज ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और मैंने देखा ट्रेन बहुत लेट आ रही है, 6 घंटे मुझे इंतज़ार करना पड़ा, उसके बाद मैं ज़रा कराची से निकलता हूँ, सक्कर तक पहुँचता नहीं हूँ कि ट्रेन की इंजन के अंदर कोई ख़राबी आ जाती है, एक अज्यूम कर लें आप ना, सिचुएशन दे रहा हूँ, फिर मैं रुलते कटते पिटते जो है अपने मुकाम पर पहुँच जाता हूँ और थक हार के बोलता हूँ यार पाकिस्तान रेलवे क्या कर रहा है, व्हाट शुड आई आस्क एंड हु शुड आई आस्क? आप जैसे ही उतरेंगे और आप उसके बाद एक लेटर लिखें पाकिस्तान रेलवे को, और जैसे ही लेटर लिखेंगे तो वो उसमें आप थोड़ा सा सर्च कर लेंगे कि इसका ऑफिस कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए, और फिर आप उसका ये भी चेक कर लेंगे कि इसका PIO कौन है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन है। तो आप उसको ये लिखेंगे और उससे जो आपके सवालात हैं, क्वेरीज हैं कि ये ट्रेन कितने बजे चलनी चाहिए, इसका अगर वो प्राइवेट है तो किसको आपने दी है, उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो आपका क्या हुआ है, इस ट्रेन अगर वो सरकारी है तो इस ट्रेन के अंदर कितने लोग होने चाहिए थे, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, ये जो आपने किराया दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप उससे पूछ सकते हैं। अच्छा, बस होगा लोगों को थोड़ा सा इबाम ये होता है कि हम प्राइवेट इदारों से नहीं पूछ सकते, ऐसा नहीं है। अच्छा। और वो प्राइवेट इदारे से आप पूछ सकते हैं जो किसी एक्ट के तहत हुकूमत से एसोसिएट हो। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स किसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो आप इन प्राइवेट इदारों से भी पूछ सकते हैं। इनके पास लाइसेंस होता है, रजिस्ट्री होती है, वरना तो ड्रैप आके इनके ऊपर छापे मारे। तो बिल्कुल आप इनसे, तो आप इस इदारे को लिखेंगे, रेलवे को लिखेंगे, ये चीज़ें आप उससे पूछेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आपको मालूम होगा कि कितने दिनों में जवाब आता है, और अगर जवाब ना आए तो क्या होगा फिर? अच्छा, जवाब आना चाहिए, आप उनको टाइम देंगे 10 से 15 दिन का। 10 से 15 दिन और अगर वो जवाब नहीं देते तो उसको रिमाइंडर जिसको हम कहते हैं, इसको इस लैंग्वेज में रिव्यू कहते हैं, फिर आप रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे आप इससे ऊपर वाले अफसर को, यानी कि पहले आपने PIO को लिखा था, PIO ने अगर नहीं दिया तो अब आप इसकी अथॉरिटी को लिख देंगे, इसके सेक्रेटरी को लिख देंगे जो फेडरल का होगा, रेलवे का। उसको कहेंगे जी कि मैंने ये लिखा था और ये मेरे पास इसका सबूत है, ये इसकी कॉपी है, ये पोस्ट ऑफिस के जरिए से जब मैंने इसकी रजिस्ट्री करवाई थी वो है, और इतने दिन के अंदर आप काइंडली मुझे इसका जवाब दें। अगर वो भी आपको 10 से 12-15 दिनों में नहीं देता तो ये आप दोनों सबूत लेकर के कमीशन चले जाएं और कमीशन को लिखें, और उनके साथ एफिडेविट देना होता है कि मैं किसी कोर्ट में नहीं गया हूँ इससे पहले,
तो कमीशन जो है वो उनको एक हफ्ते के अंदर अंदर नोटिस भेजता है, और बहुत अच्छी बात यह है कि वो नोटिस आपको भी साथ में इंटीमेशन के लिए भेज देता है कि ये मैंने आपका काम कर दिया। ये पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन की बड़ी खूबसूरती है और सिंध इंफॉर्मेशन की बड़ी खूबसूरती है कि ये जैसे ही लेटर कोई डिस्पैच करते हैं मुतलका महकमे को, तो वो आपको भी साथ में इंटीमेशन के लिए देते हैं। ये तीनों, बाकी पंजाब का और KP का और बलूचिस्तान का हमने नहीं देखा है इस तरह का प्रोसीजर। तो इस हवाले से मैं इन दोनों को अप्रिशिएट भी करूँगा कि इनके अंदर ये वाली चीज़ का मुस्तम मौजूद है, ठीक है, कि ये आपको भी साथ में आगाह कर रहे होते हैं कि हमने लेटर लिख दिया है, उसका कोई जवाब आया है या नहीं, हमने दोबारा शोकाज लिखा है या हतमी नोटिस भेजा है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको वो साथ साथ बता रहे होते हैं। सही। अच्छा शंकर, ये बताइएगा कि शहरी कैसे जान सकते हैं कि उनका टैक्स कहाँ यूज़ हो रहा है, किस तरह के कोई कवानीन भी मौजूद है? कवानीन तो देखें, मैंने शायद इसी प्रोग्राम में बिलाल साहब को पहले भी बताया था कि हमारा जो लॉ है इस कंट्री में, जो भी आई थिंक 300 प्लस आपके यहाँ एक्ट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं विथ मेजॉरिटी ऑफ वोट, जो आपके नुमाइंदे मुंतखब में उन्होंने नेशनल असम्बली से, प्रोविंशियल असम्बली से वो पास किए। अब बात आती है कि उसकी एग्जीक्यूशन कहाँ पे किस तरह से हो रही है। जो भी हम टैक्स वगैरह फ़ाइल करते हैं, हम एक FPR में फ़ाइल करते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, हर साल हमें गोशवारे का मैसेज आता है कि जी आप ये फ़ाइल कर दें, इसमें इतना टाइम आपको मिल रहा है। तो हम FPR को भी लिख सकते हैं कि जी क्या क्या मामला हैं। अब वो उस फंडिंग जिस तरह से होती है तो वो जाता है, एक पूरा एक प्रोसीजर है, आपको पता है वो फेडरल के पास भी है। उसमें जो सूबों की बजट बनती है, ये बनती है, एक वफाक की बजट बनती है, उसके बाद जो आपके मुख्तलिफ महकमे हेल्थ है, तो वो एक पूरी जो NFC अवार्ड जिसको हम कहते हैं, वो उस पर बजट होता है। तो उसके पास वो एक इस नेशनल असम्बली में, वहीं पे आपके जो आपके मिनिस्टर हैं, जो वफाक में जो वज़ीर-ए-आज़म साहब है या वफाक का जो ख़जानची है, वो भी वहीं पे स्पीच भी करता है कि जी ये इस साल की इतनी बजट है, ये यहाँ पर हम लगा रहे हैं, हेल्थ पे इतनी लगा रहे हैं, एजुकेशन पे 2% लगा रहे हैं, जो सिक्योरिटी है उस पर हम 20% लगा रहे हैं, 10%, तो वहीं पर वो बता देते हैं। उसके बाद ये आपके ऊपर है, आवाम के ऊपर है कि वो बजट की वो कॉपी वहीं से उठाएं। वो नेशनल असम्बली का जो वेबसाइट है वहीं पर वो दे देते हैं कि जी इतनी बजट है, उसकी बड़ी एक बुकलेट होती है, वो दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम जाके देखें कि जी जो नेशनल असम्बली ने कौन से बजट किस फेवर में दी है, ठीक है, तो हम वो वहाँ से जाकर उस इदारे से जाके पूछ, मतलब हमें पता है कि साल भर का बजट इस इदारे का एजुकेशन का ये रखा है कि अब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट या मिनिस्टर या सेक्रेटरी के पास जाऊंगा कि भाई ये बताएं कि आपने फला जगह पर ये एलोकेट किए हैं बजट या नहीं किए हैं, और अगर लगे तो हालत तो ये बता रही है, स्कूल तो टूटा फूटा है, यहाँ की तो चीज़ें नहीं बनी हुई, सो आई कैन आस्क। यस यू कैन। ठीक है अदुल भाई, कमिंग बैक टू प्रीवियस पॉइंट, क्या मामला चल रहा है जरा बताएं ना, सेट करें एग्जांपल के क्या किया ऐसा। ज़्यादा डिटेल तो शंकर साहब बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद लीगल चूँकि मामला है तो फिर वो शंकर साहब बताएंगे। मैंने उनसे ये पूछा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि आप पाकिस्तान के वो 1000 लोग मुझे बता दें जो बहुत ही शरीफ किस्म के लोग हैं। शरीफ माही माना नवाज शरीफ, ये वाले शरीफ मैंने नहीं पूछा, नहीं उमर शरीफ, मैंने शरीफ खानदान का नहीं पूछा, मैंने उन शरीफ कास्ट नहीं पूछी, शरीफ शख्सियत पूछी। वो वही माना कि हम अगर अकाउंट भी खुलवाने जाते हैं बैंक में, सिर्फ अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं कि हम अपने पैसों को किसी जगह सेव कर सकें या कोई लीगल ट्रांजैक्शन कर सकें, तो उसमें भी हमें कम से कम 14-15 सफ़े का एक बुकलेट दिया जाता है कि इस पे आप सिग्नेचर करें, अगरचे पूरी पाकिस्तानी कौम ने आज तक वो पढ़ा नहीं है, नहीं पढ़ा, बस साइन करते, इतना टाइम ही नहीं देते, उसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ना चाहिए 10 मिनट देते, तो वो उसमें साइन करने, मोहर लगाने पर ठीक है, हर बंदा ऐसे ही करता है। अब हमें तो इतना टाइम लगता है अकाउंट खुलवाने में भी। मैंने इनसे कहा कि मुझे 1000 वो शरीफ लोग बता दें जिन्होंने अरबहा रुपए कर्ज लिया, ठीक है, डकार भी नहीं मारे और पतली गली से निकल गए, और आपने उनको कुछ कहा भी नहीं, वापस नहीं किया लोग, वापस नहीं, मतलब एक लोन लिया है, कर्जा लिया और उसकी एक आवाम से तो निचोड़ लिया जाता है किस्तों पे। अब मैंने क्या कहा, वो वापस नहीं दिया। हमें तो अकाउंट खुलवाने में भी इतनी दुश्वारियों का सामना है, ये लेटर ले आए, ये चीज कर लें, ठीक है, आप कहाँ ड्यूटी करते हैं, उसका एड्रेस दें, उसका नंबर दें, जॉब लेटर होता है, पे स्लिप होती है, घर का एक बिजली का बिल होता है, हमसे पूछें, काम आदमी से पूछें, लेकिन हम में से ही कोई इवल जीनियस किस्म के बंदे को, जिसको आप इवल जीनियस समझते हैं, उसको उठाएं और उसको अरबों रुपए दे दें, वो वापस भी ना करे,
और आप उससे पूछें भी ना। एक सवाल, ऐसे लोग हैं क्या इस मुल्क के अंदर अब आप, मैं आगे आ रहा हूँ लेके इसकी वापस तरफ। नहीं किया? अब मैंने तो 1000 पूछा ना, मैंने पूरे नहीं किए। मैं अगर कहता कि आप मुझे सारे इससे भी दें, ज्यादा हैं। तो ये भूचाल आ जाता, बहुत बड़ा स्कैंडल आ जाता, और ये डेफिनेटली एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कैंडल आएगा। अच्छा, जैसे माजी में वो पंडोरा बॉक्स, तो वो फलां बॉक्स, तो वो फलाना लीक्स, ये तो लीक्स, उस वो तरह लीक्स। का एक आएगा, उसमें 4 रिजल्ट निकलेंगे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, ये आएगा। अब मैंने इनसे ये पूछा कि 1000 वो लोग बताएं। आप तस्वुर करें जहन में, मैं नाम किसी का नहीं लेता, ठीक है। कि ये कौन लोग होंगे जिन्होंने अरबों रुपए पाकिस्तानी कर्जे लिए और उन्होंने वापस दिए ही नहीं, और फिर उनसे किसी ने पूछा ही नहीं, किसी अथॉरिटी ने। मैंने इनसे ये कहा कि मुझे उनकी लिस्ट दे दें सर। ये स्कीम हमें क्यों नहीं पता चली? कैसे हो खैर, रहा ये है? आपको नहीं पता चलेगी फिर भी। अब उसके Right to बाद information. राइट टू, मुझे भी नहीं पता चल रही ना कि यार ये लोग कौन है। मुझे ये तो पता चले कि ये लोग हैं कौन, मुझे ये भी नहीं पता चल रहा। अच्छा, फिर मैंने दूसरे नंबर पे इनसे ये सवाल पूछा, हाँ। आप मुझे ये बता दें कि मुल्क को जो निज़ाम पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत अगर कोई इदारा रखता है ना, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, ठीक है। मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो लोग मुलाजमीन हैं, क्या हमें उनके बारे में जानने का हक तो है ना? मैंने इनसे ये कहा कि आप मुझे ये बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मुलाजमीन हैं, इनमें दोहरी शरीयत वाले कितने? डुअल नेशनल। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे टैक्स के पैसे जिस बंदे को तनख्वाह की सूरत में दिए जा रहे हैं, ठीक है। वो पाकिस्तानी भी है और किसी और मुल्क का मुहिब वतन शहरी भी है। एक सवाल यहाँ पे, क्या अलाउड है डुअल नेशनल होना और पाकिस्तान के अंदर है, स्टेट पर? कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग उसको जाहिर करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे एक बहुत ठीक बड़ी जजमेंट भी इसमें मौजूद है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इन्होंने वो भी नहीं दिया। फिर मैंने ये इनसे पूछा, तीसरा खतरनाक क्वेश्चन, मैंने इनसे ये कहा कि आप मुझे ये बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनको इजाजत है कि वो एनजीओ बनाएं अपनी? अच्छा, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मौजूद हैं और प्राइवेटली कोई एनजीओ बनाई हुई है, या वेलफेयर कोई एसोसिएशन बनाई हुई है, या उनके अहले खाना में से जो बिल्कुल करीब, मतलब बेटा, बेवी, बच्चे, इनमें से, यानी कि उनके घर के अंदर किसी ने ये चीज बनाई हुई है, तो मुझे बता दें। अच्छा, मुझे पता है कि ये आगे चल करके स्कैंडल आने हैं, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल आने हैं, और इस पे आप देखेंगे कि बहुत सारे वो जिसको कहते हैं जी बुर्ज उलट गए ना, वो वाला मामला। तो मेरे हक में फैसला हो गया। मतलब आप कमीशन गए, जो पूरा प्रोसीजर कमीशन ने उन्हें पाबंद कर दिया। फिर अच्छा, इसमें बड़ी दिलचस्प एक बात है कि मेरे लेटर हेड पे मेरी तरफ से, मेरे लेटर हेड जैसा एक लेटर हेड बनाया, मेरी तरह का दस्तखत किया, अच्छा, और फिर वो कमीशन में चला गया और उसमें लिखा हुआ है जी कि मैं इस केस को परस्यू नहीं करता, इसको खत्म कर दें। भाई अच्छा, मैं को पागल हूँ? इतनी मेहनत करने के बाद मैं इस तरह की स्टेटमेंट दे दूंगा कि भाई इस केस को क्लोज कर दें? क्यों भाई? तो वो भी एक लेटर बीच में लगा हुआ है। लेकिन चूंकि शंकर साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा यार इस तरह का अब आगे मतलब वो बोगस लेटर सारा करेंगे, तो बोगस लेटर भी एक बीच में उसको भी आपने वो कर दिया, पिटीशन में चले और गए। उसमें कमिशन चीफ जो तो आपने कमिश्नर थे इसके वो खिलाफ बहुत कोई अच्छे थे। कार्रवाई नहीं की कि किस तरह से ये वो बोगस चूंकि लेटर उस बनाया वक्त गया? इस पे बहस नहीं हो रही थी, उस वक्त बहस हो रही थी, मैंने ये नहीं लिखा। तो चीफ कमिश्नर उस वक्त जो सदीकी साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई जब बंदा सामने खड़ा होकर के कह रहा है मैं केस परस्यू कर रहा हूँ और खड़ा है, तो फिर इस लेटर की अहमियत ही कोई नहीं है। अगर इन्होंने दिया या नहीं दिया, तो इसको डिसमिस करो और आप आगे बात करो। तो उस पे भी 6, 7, 8 महीने लगा दिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस झूठ को छुपाने के लिए मिलियंस में अपने लॉयर को पे किया, मिलियंस में। ओके। और इस झूठ को छुपाने के लिए वो कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से फिर वो आगे शंकर साहब बताएंगे कि अब वो किस तरह से है, क्या है, क्योंकि मामला उधर है, तो बात नहीं। बड़ा दिलचस्प मामला है। इस मामले को जानने से पहले बीइंग अ लॉयर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, 3 सवाल इन्होंने किए हैं, वो एक एक करके आप सवाल रिपीट करिए ताकि आवाम भी सुन ले। पहला सवाल तो ये है कि 1000 वो लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और आम लोग हैं, उन्होंने कर्जे लिए और वापस नहीं। ठीक है शंकर, अब मैं चाहूँगा आप इसका जवाब दें। लॉ, कानून की अगर बात करूँ ना और आइन की बात करूँ, वो क्या कहता है कि अगर एक शख्स हुकूमत पाकिस्तान से, स्टेट बैंक है ना, गवर्नमेंट बॉडी है, उधर से वहाँ से लोन लेता है और लोन लेने के बाद उसको रीपे नहीं करता है, वो जैसे वर्ड यूज़ किया, डकार भी नहीं मारी और गायब हो गए, क्या इस पर सजा आयद होती है? कुछ है आइडिया? इस पे देखना पड़ेगा कि इसमें उन्होंने कौन सी वायलेशन की है। ठीक है, सजा तो है, बहरहाल सजा है, बिल्कुल है, कॉग्निजेंस है। अगर आप एक
आप पब्लिक बॉडी में आप काम कर रहे हैं और आप उसी के ऊपर वायलेशन आप कर रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल एक जो गवर्नमेंट का जो सर्वेंट है वो उसकी वो नहीं कर अच्छा सकता। चलें और सिंपलीफाई करता हूँ, लोन लिया होगा तो किसी न किसी बॉडी को रखवा कर उसके मद में लोन लिया होगा या बताया होगा कि भाई ये मेरे पास चीज़ है, अगर ये अदा ना करो तो इसे रिटेन कर लेना। जैसे हम लोन लेते हैं, घर का लोन लिया तो कोई चीज़ रखवाते हैं कि या घर के पेपर्स उस बैंक के नाम करवाते हैं कि अगर मैं लोन पे नहीं कर सका तो मेरी गाड़ी भी जब्त हो जाएगी, जो है मेरा जो अगर घर है वो भी जब्त हो जाएगा। वो चीज़ें तो रखवाई होंगी ना, ऐसी लोन या ऐसी लोन मिल गया होगा। देखें, लोन के तो हर बैंक के देने का अपना तरीक़ेकार होता है। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ सिंध गवर्नमेंट ने रिसेंटली सब्सिडीज दी हैं, आप ये बता सकते हैं वो सब्सिडीज किसके लिए आती है? एक जो गरीब आदमी है या मिडिल या लोअर क्लास उसके लिए आती है। ठीक है, उसमें से अगर आप पूछें सिंध गवर्नमेंट से कि जो आपने ये एग्रीकल्चर पे जो सब्सिडीज दी है वो कितने किसानों ने वो ली है, एक भी किसान आपको नहीं मिलेगा। सारे जो सिटिंग एमएनएज होंगे, सिटिंग एमपीज होंगे, जो सिटिंग मिनिस्टर हैं, उनका कोई भतीजा होगा, कोई उनका उन्हीं के नाम से उन्होंने खुद वो किसान बनकर उन्होंने लिए है। ओके। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ना, जहाँ तक मुझे बात याद आ रही है, कहीं पर पढ़ा भी था और एक दोस्त के साथ भी ये डिस्कस हुआ था कि ज़रायत बैंक होती है, एग्रीकल्चर बैंक वगैरह, ये ज़राई बैंक जिसको हम कहते हैं, तो उनसे ना 2008 या 2010 में लोगों ने लोन लिए थे। तो एक वक्त में उसने बैंक ने ना कर्जे माफ़ कर दिए थे। ठीक है, ठीक है। अब जब कर्जा माफ़ करने की बात आती है ना, तो अगर हम ज़राई बैंक से जाके पूछें कि आपने गुज़श्ता 30 सालों में कितने लोगों को आपने कर्जे दिए, आप उनकी ना आप लिस्ट बता दें। ठीक है। उन लिस्ट में आपको निकले, कोई तो 50 से किसने लेंगे, किसी 1 लाख 2 लाख, उसमें से आपको ऐसे नाम मिलेंगे किसने 1 करोड़ लिया है, किसी ने 2 करोड़ लिए, किसी ने 3 करोड़ लिए। वो माफ़ कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान माफ़ कर रही है। मुझे याद है, आई थिंक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने कोई ऐसा स्टेट बैंक को, क्योंकि डायरेक्शन दी थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वफा की इदारा है, तो उन्होंने वो सारे लोन माफ़ करवा दिए थे। ठीक है। आप सुनते भी हैं कि जी जिस तरह से कैदियों की सज़ा सदर माफ़ करता है, तो इस तरह से जो स्टेट बैंक है वो भी कभी कभार ऐसी स्कीम लाता है चंद दिनों में, तो वो हाफ लोन लेकर हाफ माफ़ कर देते हैं। उसमें ये बेनिफिशियरी होते हैं जो करोड़ रुपए, जो आपने जो सवाल पूछा ना कि जी। तो दूसरा तीसरा सवाल तो आपका आता है, वो जरा बताइएगा कि आप इन्हीं लोगों के बारे में पूछ रहे हैं जिनके बारे में हुकूमत ने कह दी कि माफ कर दिए कर्जे, उन्हीं का पूछा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन के मुतालिक है बराह रास्त, कि इन मुलाजमीन को जो है वो दोहरी शरीयत कितने लोगों की है? प्लीज। दोहरी शरीयत का आपने के आगा साहब का नाम सुना होगा, जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में बैठे हैं और यहीं पे हेड थे सिंध हाई कोर्ट में, ये सिटिंग जस्टिस थे। तो इनकी भी ड्यूल नेशनलिटी आपको पता है, ये इंग्लैंड में इनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है और यहीं पाकिस्तान में चीफ जस्टिस भी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस भी ये लग गए, इसलिए लगे क्योंकि ये जरदारी साहब के बहुत ही नज़दीक हैं। उसके बाद अगर ये 27th अमेंडमेंट आई, इसमें बिल्कुल ये शक उन्होंने दी है 27th अमेंडमेंट के जी ड्यूल नेशनलिटी यहाँ पे हो सकती है, अगर हम अलाउ कर दी है, उन्होंने की है, लेकिन उसमें सर्टेन है। अगर हम जाते हैं कि रिक्रूटमेंट्स रूल्स पे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के या उनके एक्ट्स है, तो उसमें या पाकिस्तान के जो जनरल सिविल सर्वेंट रूल्स हैं उसमें ये है कि कोई भी मुलाजिम जिसके पास ड्यूल नेशनलिटी हो, वो पाकिस्तान के किसी भी सरकारी ओहदे पे वो नहीं आ सकता। ये लेकिन आप कह रहे हैं कि 27वीं अमेंडमेंट के अंदर चीज शामिल कर दी गई है, इन्होंने ये शामिल की है, अब आ सकता है, अब आ सकता है। लेकिन ये भी इस बात करेंगे ना कि वो जब भर्ती हुआ था तब उस वक्त उसके पास क्या था, तो नहीं थी ना, उस वक्त क्या होता था, उसका रेट्रोस्पेक्टिव क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जब क्या उसके पास ड्यूल नेशनलिटी उस वक्त आई जब वो उस इदारे में भर्ती हुआ। फॉर सपोज मैं इस वक्त एक प्राइवेट लॉयर हूँ, अगर मैं किसी सरकारी जजशिप में जाता हूँ या मैं एज ए सिविल जज या अपॉइंट कहीं पर होता हूँ, जो उनके हैं एक एग्ज़ाम वगैरह सारे देकर, उस वक्त ना हमसे सारी डिटेल पूछी जाती है कि आपकी असासे कितने हैं, यस ठीक है, आपके नेशनलिटी आपके पास कितनी है, कितने मुल्कों में आप घूम कर आए, वो हमारी सारी डिटेल लेते हैं। तो क्या जो एक आ रहा है उस इदारे में बैठ कर रहा है और उसके बाद में उसने फॉरेन नेशनलिटी ली है या उससे पहले ली है, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। तीसरे का भी जवाब दे दें प्लीज़। NGOs से मुतालिक जो मैंने किया है कि क्या वो है या नहीं? देखें, मैं एक लॉयर हूँ, हमारे जो पाकिस्तान के प्रैक्टिशनर जो रूल्स है 1976 उसके तहत ये है कि मैं एज वकील हूँ, तो मैं वकालत के अलावा मैं और कोई बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। अगर ना मैं कोई स्कूल चला सकता हूँ, ना मैं कॉलेज चला सकता हूँ, ना मैं कोई ये
कोई टेक्सटाइल का काम करता हूँ, मैं सिर्फ वकालत कर सकता हूँ और इससे रिलेवेंट कहीं इदारे में पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। कोई बिजनेस भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ आपके लिए या जो सवाल किया कि एनजीओ चला सकते हैं, ये बात है। और इसी तरीके से हर इदारे के अंदर जो भी जितने भी हैं ना गवर्नमेंट के रूल्स हैं, तो उसमें वो कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता। आपने सुना भी होगा, सरदार शाह साहब ने एक टीचर्स को कहा था कि जी कोई टीचर्स के क्या करते थे कि स्कूल में जाते थे, उन्होंने बाहर अपनी कैबिन लगा ली, वहीं पे बैठे रहते थे। तो इस तरह से वो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आपको जिस मकसद के लिए अपॉइंट किया गया, आप मैं सरकारी नौकर होकर नहीं कर सकता, मेरी बेगम तो चला सकती है एनजीओ, मेरा भतीजा तो चला सकता है एनजीओ, या मेरा चाचा मामा ताया तो चला सकता है, या वो भी अलाउ नहीं है? सर यहाँ पर तो सब कुछ हो सकता है इस मुल्क में, क्योंकि इस मुल्क के अपने रूल्स बनाए हुए हैं। जिसके पास पैसा है उसकी जेब में कानून है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। वो अगर आ गया तो इट्स मीन कि ये आपका, वरना आपको पता है नजफी साहब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उनके बेटे को भी कभी न्यूयॉर्क में उनको मिलता है, प्रोटोकॉल मिलता है, कभी रावलपिंडी मिलता है, कभी इस्लामाबाद में मिलता है। मिलना उनको नहीं चाहिए। उसका बेटा थोड़ी ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, या उसका थोड़ी ना जो बेटा है वो, ठीक है, सही बात है, जज का बेटा है। वो अगर चीफ जस्टिस साहब एक मोहतरम पोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो कानून उनको प्रोटोकॉल दे रहा है, बट नॉट फॉर द अदर्स। ठीक है जी। अफशीन के दिमाग में बड़े सारे सवाल आ रहे होंगे, इसलिए मैंने जरा रोक के रखा था, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब लेना जरूरी है। मैं कहना चाह रही हूँ कि शहरी फिर इदारों की कारकर्दगी पर किस तरह नजर रख सकेंगे? देखें, हर इदारे पे ऊपर हमारा राइट है कि हम उस इदारे से पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आपके पास कितने पब्लिक फंड्स आ रहे हैं और आपके मुलाजमिन किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर कहीं पे किस तरह से वो मामलात को देख रहे हैं, हमारे पास राइट है। हम राइट टू इन्फॉर्मेशन में हम जा सकते हैं, किसी भी इदारे के पास जा सकते हैं। यहाँ तक भी हम एक नेशनल सिक्योरिटी को छोड़कर बाकी किसी भी इदारे से आप सब कुछ पूछ सकते हैं कि आपके मामला किस तरह से। अब मैं एक सवाल करूं आप दोनों से। आप दोनों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर गुफ्तगू की, लेकिन एक मामला खुद ये है कि आपने एक इदारे से जिससे आप पूछ सकते हैं, लेकिन वो इदारा आपको जवाब नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद आपने कहा कि मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो खर्च करके एक बोगस आपका लेटर भी नजर यहाँ पर आके, अगर मैं एक आम शहरी जाता हूँ किसी इदारे के अंदर, वो मुझे जवाब नहीं देता, मैं कमीशन में जाता हूँ। आपने कहा कमीशन में जा सकते हैं, कमीशन पाबंद करता है उनको, फिर वो कोर्ट में चले जाते हैं मुझे लेकर, और फिर वो मामलात को जो है वो बिगड़ता हुआ नज़र आता है मामला। तो मैं तो एक आम शहरी तो इससे डर जाऊँगा, बोलूँगा कि मुझे तो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि मेरे घर के सामने गड्ढा खुदा हुआ है, ये सड़क नहीं बनकर दे रही, मैं तो अब चक्कर काट रहा हूँ अदालतों के, मुझे भी शंकर जैसा दोस्त चाहिए होगा, फिर एक वकील के भाई मेरे मामलात ही संभाल लो। इससे निकलने का तरीक़ाकार क्या है? आइन और कानून क्या कहता है? अच्छा, इस पे शंकर साहब बखूबी बताएंगे। इस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 16-17 केसेस ऐसे हैं जो हम आरटीआई के चक्कर में कोर्टों में भुगत रहे हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी हैं, और रिसेंटली अभी कल या परसों 7 केसेस हमारे एफबीआर के साथ चल रहे हैं। एफबीआर जो है वो हमें नहीं दे रहा है इंफॉर्मेशन, वो कोर्ट चला जाता है। इस पे भी खैर आगे चल करके हम वो करेंगे। और सिंध हाई कोर्ट में भी हैं और लोअर कोर्ट्स में भी हैं। तो आपने कहा कि शंकर साहब जैसे दोस्त नहीं मिलते हैं, तो अल्लाह इनको जज़ा खैर दे कि ये हमारे लिए कर देते हैं फ्री ऑफ कास्ट। और एक आम शहरी होगा तो आप सोचें उसका क्या हाल होगा। तो हमें तो दोस्त मुयसर हैं, इस्लामाबाद में भी हमारे जाए बगैर वो पेश हो जाते हैं, चीज़ें कर देते हैं, और बलूचिस्तान में भी कर देते हैं, लेकिन आम शहरी क्या करेगा? तो कमीशन जो है उसका काम ये है कि वो पाबंद करें इनको। तो मैं ये समझता हूँ कि कमीशन करते हैं, लेकिन वो जितनी पावर उनकी है उस पावर को वो मेरे ख्याल में यूज़ नहीं करते। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने शायद मेरे कोई 300-400 केसेस तो यहाँ होंगे जो मैंने पूछे हैं सवालात मुख्तलिफ वक्त में, तो एक आध शायद किसी बंदे को उन्होंने कोई पेनल्टी की हो तो की हो, नहीं की है। और 2-2 साल से हमारे केसेस लटक रहे हैं। तो वो मैं कमीशन की शिकायत किससे जाके करूं? कमीशन की फिर आप मुतसिब जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, और हम गए भी हैं अभी इनके खिलाफ। और जैसे ही मैं एनजीओ की बात कर रहा था ना, तो एम ही नहीं कर रहा था। अभी सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन में एक कमिश्नर तैनात हुए हैं जो 2 साल पहले तो हुकूमत सिंध से रिटायर्ड होते हैं, और गवर्नर साहब की दोस्ती की वजह से वो एक एनजीओ का सर्टिफिकेट ले आते हैं 15 साल की कि मैंने इस एनजीओ में काम किया है। और वो आकर के मुतलका सीट पे जो सोशल वेलफेयर का कोई बंदा होना चाहिए, समाजी रहनुमा होना चाहिए, उसकी सीट पे वो कमिश्नर तैनात हो गए हैं। तो हमने उनसे भी पूछा कि आप बताएं आप कैसे तैनात हो गए? ड्यूरिंग सर्विस आपने एनजीओ कैसे चलाई? ड्यूरिंग सर्विस हमने ये नहीं कहा ड्यूरिंग सर्विस, हमने उनसे ये कहा कि आप इस सीट के अहल नहीं है। ठीक है, आप चीफ कमिश्नर लग सकते हैं,
कमिश्नर इस सीट पे नहीं लग सकते, इस पे कुछ सामाजिक वर्क करने वाला शख्स लग सकता है, ये उसकी सीट है। तो उन्होंने जाकर के वहाँ से एनजीओ का सहारा लिया और वो ले आए। फिर मैंने डिपार्टमेंट से पूछा कि क्या आपने इनको परमिशन दी थी कि ड्यूरिंग सर्विस ये एनजीओ में जाएं, या आपकी कोई ऐसी पॉलिसी है? तो वो वहाँ से मुझे लेटर आ गया कि ऐसी हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा। अब ये कोर्ट में जाएगा तो डेफिनेटली उनको विकेट देने हो के देने जाएगी। पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, क्या कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी से रिलेटेड आवाम सवाल कर सकती है? जैसे आजकल आवाम बहुत क्यूरियस है एक र्यूमर की वजह से कि बानी पीटीआई जेल में इंतकाल कर गए हैं या फिर जिंदा हैं, तो इस हवाले से क्या कोई सवाल पूछा जा सकता है? किसी सियासी आदमी से आप पूछ रही हैं? सियासी आदमी के पास देखें कोई गवर्नमेंट वो नहीं होता, लेकिन आप उसको, चूँकि वो उसकी पार्टी जिससे वो एफिलिएटेड है वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, तो आप उसको सहारा बना करके इससे पूछ सकती हैं। लेकिन चूँकि उसके पास मेरे ख्याल में कोई करप्शन का या इस तरह की चीज़ें नहीं होती, तो उसने जो दावे या कोई इस तरह की चीज़ें की होती हैं उस पर आप ज़रूर सवाल कर सकती हैं। तो उसकी वजह वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमात का ज़िम्मेदार है और उसका नोटिफिकेशन भी उस जमात से निकला होगा कि वो हमारा सदर है या जनरल सेक्रेटरी है कुछ भी, तो आप उसकी बुनियाद पर जा सकते हैं। चलें, एक आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, बस उसके बाद वाइंड अप करेंगे। आपने कहा प्राइवेट सेक्टर से पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से पूछ सकते हैं, क्या मैं किसी सियासी पार्टी से पूछ सकता हूँ कि फला बंदा आपका इस वक्त मिनिस्टर बैठा हुआ है और आज इसका जो है वो 100 करोड़ का घर है, जिस प्रोटोकॉल के अंदर वो चलता है तो 12-13 कुंबे हैं, उसके जो 150 किस्म के गार्ड्स हैं, उनका दिन का ही पेट्रोल कोई 1-2 लाख रुपए का पेट्रोल है, फिर उसके जो बिजनेसेस हैं, तो क्या मैं किसी पार्टी से जो कि एक इलेक्टेड बॉडी है ना, वो एक रजिस्टर्ड बॉडी है, सॉरी, उससे ये पूछ सकता हूँ कि जब ये आपके पास बंदा आया था तो इसके पास ये चीज़ें थी, अब इसके पास ये, तो कभी आपने चेक एंड बैलेंस किया, मुझे इन्फॉर्मेशन देता हूँ, पूछ सकता हूँ क्या उनसे या नहीं पूछ सकता? आप इलेक्शन कमीशन है ना, आप उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा। कि ड्यूरिंग जब वो नॉमिनेशन फॉर्म फिल करते हैं उस वक्त वो अपने असासे सारे असासे जाहिर करते हैं, लेकिन उस वक्त आप जाके पूछें। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसमें ना एक मिनट में ऐड करूंगा, जो इनका जो केस है, इन्होंने 1000 नाम जो पूछे है ना, आपको पता है 78 ईयर्स पाकिस्तान की हिस्ट्री है, 78 ईयर्स पाकिस्तान को पैदा हुए हैं। इसमें आपके बहुत सारे गवर्नर, बहुत सारे आपके मैनेजर और बड़े बड़े नाम जो आपको पता है, बता सकते हैं कि पाकिस्तान के कितने स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो जहाँ पर अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान में। चले, मैं तो आपसे ज़रूर अपडेट लूँगा इन लोगों के बारे में कि ये शरीफ कम्युनिटी है, ये कौन है, और ये पॉलिसी अगर हम जैसे गरीब लोगों को ही पता चल जाए कि हुकूमत पाकिस्तान अगर इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है या कोई माफ़ कराने की भी स्कीम है, तो एक आम आदमी को पता होनी चाहिए ना। हम भी बेचारे कर्ज़ों में डूबे हुए, हमें भी कर्ज़े देने, हमें भी शादियाँ करनी है, हमें भी जो है वो घर चलाना, हमें भी जो है वो अच्छे रोज़गार चाहिए, हमें भी बिज़नेस करने का वक्त चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को तरमीम कर लें, ये शादियाँ को शादी कर लें तो बेहतर है। बहुत सारे लोगों की एक साथ इज्तिमाई करानी है ना शादियाँ। बहरहाल तरमीम का दौर है, मैंने इसलिए कहा कि तरमीम कर। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। खूबसूरत से मेहमानों को, खूबसूरत सी को होस्ट को, मेरी पूरी खूबसूरत टीम को दीजिए इजाज़त। मंडे के दिन फिर आएंगे वापस एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।